क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1। 10th में जो हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे कंसेप्ट या टॉपिक्स तो सारे वही है जो हमने क्लास 9th में पढ़ा। मीन, मीडियन एंड मोड। वहां पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन था, यहां पर नहीं है। वहां पर हिस्टोग्राम था, यहां पर नहीं है। यहां पे तीन ही आइटम है, मीन, मीडियन एंड मोड। मीडियन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो आगे जाके करेंगे बात। फिलहाल मीन की बात। मीन में हम लोगों ने एक ही मेथड किया था, सिग्मा एक्सआई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, या सिंपल वे में सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऐसा तुम्हें याद होगा। अब इसमें दो टर्म्स यूज होती है, एक एक्सआई और एक एफ आई। एक्सआई मतलब ऑब्जर्वेशंस, नेमिंग कुछ भी हो सकती है लेकिन जनरली हम एक्सआई यूज करते हैं। एफ आई फ्रीक्वेंसी, नेमिंग कुछ भी हो सकती है लेकिन जनरली हम एफ आई यूज करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आप कोई एक डेटा का कलेक्शन करते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, वो आपका एक्सआई है। जैसे हमारी 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसमें सभी स्टूडेंट्स की हाइट का एक हमको उसमें डेटा कलेक्ट करना है। तो जो इसमें टाइटल हाइट है कि आप हाइट के ऊपर एक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो हाइट किसी स्टूडेंट की कुछ होगी, किसी कुछ होगी, तो वो एक्सआई होगा जो आप डेटा इकट्ठा करोगे। हमें उनके मार्क्स के ऊपर एक डेटा इकट्ठा करना है, तो आपने 50 स्टूडेंट्स पर जो मार्क्स का एक डेटा इकट्ठा किया, वो उसका एक्सआई है, वो उसकी ऑब्जर्वेशन है। जिस चीज पर आपको ऑब्जर्वेशन लेनी है, आप उनकी हाइट पे ऑब्जर्वेशन ले सकते हो, आप उनके वेट पे ऑब्जर्वेशन वो लिया जा सकता है, उनके मार्क्स पे ऑब्जर्वेशन लिया जा सकता है, किसी भी सब्जेक्ट पे एक ऑब्जर्वेशन लिया जा सकता है, उनके डिसिप्लिन को लेकर के एक ऑब्जर्वेशन लिया जा सकता है। वो है ऑब्जर्वेशन जिसको हम एक्सआई से डिनोट करते हैं। उसके बाद आया एफ आई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज कितनी बार आ रही है। भाई क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 5 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके सिमिलर मार्क्स हैं, 6 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके 12 से ऊपर मार्क्स हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी है कि किसी भी चीज का कितनी बार आना, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, या इस रेंज में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। बिल्कुल सीधा है, और बाकी जैसे और हमारे चैप्टर गए, उन चैप्टर्स में मैं हमेशा कहता रहा हूं कि भाई तुम्हें समझना जरूरी है, और समझने से ज्यादा समझना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि समझने के नाम पे बहुत ज्यादा चीजें है ही नहीं। सिंपल रूल और रेगुलेशन होते हैं समझने के नाम पर। मैं हमेशा कहता रहा हूं उससे ज्यादा जरूरी है उन रूल रेगुलेशंस को, और वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है, उसके वे ऑफ सॉल्यूशन को याद करना, रखना जरूरी है। आपको कोई भी चीज समझ आ गई, लेकिन एग्जाम के वक्त वो समझा हुआ अगर याद नहीं आया, रिकॉल नहीं हुआ, तो वो समझना कुछ थोड़ी ना करेगा काम। उस समझ आने से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व तो इसलिए होगा कि आपको याद था कैसे करना है, आपको याद था इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। वो समझ आने से सॉल्व हुआ था, ऐसा नहीं है। तो बाकी वो चैप्टर में समझना भी था और उससे ज्यादा याद भी करना था, और कहीं कहीं दिमाग का काम भी था। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में बिल्कुल उतना ही आसान है जितना हम 9th क्लास में करके आए हैं। तुम्हें याद होगा 9th में बिल्कुल सीधा था, उतना ही सीधा यहां पर। लेकिन यहां पर थोड़े उनसे क्वेश्चन बड़े होंगे, रूल्स रेगुलेशन उनसे थोड़े से अलग होंगे जो 9th में किया। तो ये ऐसे चैप्टर है जिसमें मैं कभी नहीं कहता कि आपको इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बिल्कुल इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई भी किसी भी कंसेप्ट के 4 क्वेश्चन किए हैं, एग्जाम के वक्त भी वो 4 ही क्वेश्चन कर लो, वो बहुत है। क्योंकि इसके ऊपर वैरायटी नहीं होती, इस पर टाइप होती है। वो टाइप के रूल एंड रेगुलेशन आपको याद रहेंगे, वो 4 क्वेश्चन करोगे तब भी याद रहेंगे आपको। तो बहुत ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। रूल रेगुलेशन याद रखो, बस काफी है। भाई मीन आपको निकालना है, आप क्या करते हो? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसमें कहां प्रैक्टिस की जरूरत है?
आपको पता है कि इन सबका टोटल करना है, अपॉन में कितना है 1 है, बस इतना ही याद रहना चाहिए। अगर इतना याद रहेगा हम एग्जाम में आराम से कर लेते हैं। हम लोग 9th में मीडियन निकाला करते थे, उसमें 2-3 रूल रेगुलेशन थे सिंपल, कि भाई पहले तो इसको किसी असेंडिंग या डिसेंडिंग में कर लो रेंज, ठीक है, इसमें कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। उसके बाद जरा काउंट कर लो ये कितने हैं, ये 5 है या 4 है, मतलब ये इवन है या ऑड है। अब इवन है तो उसका फॉर्मूला लगेगा ये, ऑड है तो इसका फॉर्मूला लगेगा ये, इतनी बात थी, इसमें कहीं भी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। केवल वो 3 रूल रेगुलेशन याद हो कि नंबर 1 आपको उसको किसी ऑर्डर में अरेंज करना है, नंबर 2 उनकी काउंटिंग करनी है, फिर इवन ऑड के हिसाब से आपको फॉर्मूले का सिलेक्शन करके डालना है और आगे बढ़ जाना है। कहीं पे भी प्रैक्टिस की बात नहीं थी। आप लोग 9th में मोड भी फाइंड आउट करते थे, मोड में तो इनसे ज्यादा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, सीधा सीधा एक ही रूल था कि जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार है या जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो आपका मोड वैल्यू में जाएगा। तो कहां प्रैक्टिस की जरूरत है, दिमाग की भी जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको रूल याद रहना चाहिए। तो वही चीज 10th में भी है, केवल रूल रेगुलेशन याद रहने चाहिए, प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस उतनी भर काफी है कि आपको कल एग्जाम है तो कल तक वो याद रहे। तो अब सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले मीन का मैं सीधा क्वेश्चन वाइज इसकी करता हूं बात, फिर नोटेशन, फिर फॉर्मूले वगैरह की उसके बाद करते हैं बात। सबसे पहले हमें मिलेगा एक कॉलम जिसको हम xi से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैं वैसे कोई अंदाजे से डेटा ले लेता हूं, मैं एक्यूरेट क्वेश्चन नहीं ले रहा, मैं एक्यूरेट क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पर भेजूंगा। एक्यूरेट क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करके मुझे देने होंगे वो मैं आपको व्हाट्सएप पर भेजूंगा। यहाँ पे तो केवल समझाने के लिए कोई भी मैं ऐसे क्वेश्चन बना लेता हूँ, ठीक है। चलो, आपको 2 कॉलम मिलेंगे, एक xi में होगा, एक 5 होगा, एक 2 होगा, एक और एक 4 होगा, ऐसे कोई भी नंबर हो सकते हैं। दूसरा कॉलम fi फ्रीक्वेंसी, नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन वो फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी में कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी। एक कॉलम आपको मिलेगा, वो फर्स्ट कॉलम xi ही होता है, कुछ और नहीं होगा, नेमिंग को कुछ भी दे दे, ऑब्जर्वेशन होगी। दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी का ही होता है, इनके प्लेसेस फिक्स है, पहले फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी जाएगी, उसके बाद ऑब्जर्वेशन नहीं लिखी जाएगी, पहले ऑब्जर्वेशन ही लिखी जाती है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी ही लिखी जाती है। एग्जामिनर इसमें कहीं चेंज नहीं करेगा कि वो आपको पहले फ्रीक्वेंसी लिख के दे या फिर ऑब्जर्वेशन, ऑर्डर इसका फिक्स है। तो आपको पहले xi ऑब्जर्वेशन मिलेगी, फिर fi फ्रीक्वेंसी मिलेगी, अब वो बोलेगा फाइंड इट्स मीन। मोस्टली स्टूडेंट्स को याद आ गया होगा, 9th में आपने किया ही है। तो खैर यहाँ पर अब एक xi आया, एक fi आया, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया फाइंड द मीन। अब उसने कहा फाइंड इट्स मीन। अब शुरुआत करते हैं, हमने सॉल्यूशन शुरू किया, हमने पहले xi लिखी, हमने उसके बाद fi लिखी, अब उसके बाद हम अपने पास से नया कॉलम बनाएंगे। याद है कौन सा कॉलम बनेगा? इसके बाद हमारा कॉलम बनता था xi इंटू fi, xi इंटू fi के नाम से सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम हमारा बनेगा xi इंटू fi। आपस में इनके ऑब्जर्वेशन प्रोडक्ट होगी, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4 और 2 4 जा 8, ठीक है, इतना याद आ गया। चलो अब फॉर्मूले की जरा करते हैं बात। मीन का फॉर्मूला है, मीन के फॉर्मूले के लिए एक तो ये सिंबल लगता है, मीन को या तो पूरा लिखो और अदरवाइज स्टैंडर्ड नोटेशन है x बार, ठीक है। अब आपको कहीं पे मीन पूरा डालने की जरूरत नहीं है, उसका सिंबल ही आपको अदर डालना है। इज इक्वल टू, ये सिंबल आपको याद होगा, ये स्टैंड्स फॉर सम, समेशन के लिए इसको यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। सम ऑफ किस का, सम ऑफ xi into fi अपॉन f, सम ऑफ xi into fi अपॉन fi। हमने जानबूझ के सिग्मा के सिंबल को यहां सेंटर में लिखा है, सेंटर में लिखने से ऊपर और नीचे दोनों वाले के लिए काउंट हो रहा है, ऊपर नीचे हमें दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसका लिखने का तरीका है। तो सिग्मा स्टैंड फॉर सम ऑफ किस का, xi fi का और नीचे fi का। दूसरा नोटेशन के लिए अब एक नई बात, 10th में हम लोग ये लिखते हैं
I is equal to 1 to n, I equal 1 to n। अब ये I equal 1 और ये ऊपर मैंने लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जब आपको बोला गया कि भाई ये सम फाइंड आउट करो, सिग्मा, ये सिग्मा तो सम है, आपको बोला गया सम फाइंड आउट करो। अब सम कहां से कहां तक का करें फाइंड? भाई क्लास में आपके 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, और आपको किसी ने कहा कि अपनी क्लास के इस सब्जेक्ट के ऊपर आप एक ऑब्जर्वेशन लेकर के आओ। अब आप लोग पूछोगे कि सर इसमें हमें कितने स्टूडेंट्स पे इसका सर्वे करना है? 50 के 50 स्टूडेंट्स पे करें, या 30 पे करें, या 20 पे करें, या 45 पे करें, कितने पे करें? 50 स्टूडेंट्स की आपकी क्लास है। अब मैंने कहा 50 की करने की जरूरत नहीं है, आप खाली 15 स्टूडेंट्स पे कर लो, आप खाली 15 स्टूडेंट्स पे कर लो, रोल नंबर 1 to 15। तो ये वही है कि भाई सम फाइंड आउट करना है, कहां से कहां तक का करूं? 1 से लेकर के n तक करो। n कितना हो सकता है? 1 से लेकर 15 तक का कर लो, फ्लैट नंबर 1 से लेकर 50 तक का कर लो, फ्लैट नंबर 1 से लेकर 12 तक का कर लो, रो नंबर 1 से लेकर 25 तक का कर लो। इसका मतलब ये है। अब जैसे मैंने कहा रो नंबर 1 से 25, तो यहाँ 25 लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने केवल समझाने के लिए बोला है कि इस 1 का और n का यहाँ पे लॉजिक क्या है। ये नोटेशन है, आपको लगानी ही है। आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, आपने सारे कॉलम जो भी बनने चाहिए थे बनाए हैं, आपने फॉर्मूला भी ये लिखा हुआ है, आपने वैल्यूज भी ठीक लगाई है जो भी रिक्वायर्ड थी, आपका आंसर भी सही आ गया। लेकिन नोटेशन में i इक्वल 1 और ऊपर n नहीं लिखा। स्कूल की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन सीबीएसई में आधा नंबर आपका कट जाएगा, आधा नंबर कटेगा, और फिर आकर के जैसे मर्जी सोचते रहना, पता नहीं आंसर तो सही आया था, नंबर कहाँ कट गए, वो समझ नहीं आएगा, फिर वो पता भी नहीं चलेगा फिर। तो इसलिए इसके जो आधे नंबर मिलेंगे केवल नोटेशन लगाने के हैं, यूज इसका हमें कहीं नहीं करना। जितना मैंने इसके लिए बारे में बोला वो केवल समझाने के लिए कहा। तो चलो अब फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है? फॉर्मूले में कहा भाई सम चाहिए, किस किस का चाहिए? xi और fi का चाहिए। तो ठीक है, पहले xi into fi का करते हैं। इसका सम हमें करना है तो कर लेते हैं। ये कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया 14, और ये 14 29, ये हो गया 29, 7 11 19 9, हाँ ये हो गया हमारा 29। चलो भाई ऊपर वाले का तो आ गया। अब किसका चाहिए नीचे? fi फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी हमारी ये भी, अब इसका सम 4 4 8 हो गया 10, इसका कितना आ गया 10 आ गया। चलो चीजें पूरी हो गई, अब हम डलवाते हैं। इज इक्वल टू fi, सम ऑफ fi xi कितना आया 29 आया, अपॉन fi का सम कितना आया जी 10 आया। ये लो कटता कटवा दो, नहीं कटता तो डेसिमल में आंसर लाओ, ये आ गया 2.9, आंसर आ गया 2.9। बस इतना सा काम है, 9th में तुम लोग करके ही आए हो, और एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में, लास्ट एक्सरसाइज में था भी इसका। तो ये है आपका मीन। अब आपको आधे मार्क्स का और याद रखना है। आधा मार्क्स मैंने इसके बारे में कहा, नोटेशन लगाने के बारे में। अब आधा मार्क्स और मैं बताता हूं। अगर ये क्वेश्चन होता कि ये जो डेटा है ये स्टूडेंट्स की हाइट के ऊपर है, ठीक, स्टूडेंट्स की हाइट के ऊपर है इन सेंटीमीटर, तो अब आपका जो ये 2.9 आया, यहां आंसर अगर छोड़ दिया इतना लिख करके, तो आधा नंबर यहां भी कटेगा। आपको यहां लिखना पड़ेगा, जिस टाइटल पे है उस टाइटल को देना पड़ेगा। आप अब लिखोगे मीन हाइट इक्वल 2.9 सेंटीमीटर। अगर ये डेटा आपका क्लास के मार्क्स के ऊपर है तो आप यहां पे लिखोगे मीन मार्क्स इक्वल 2.9। अगर ये डेटा क्लास में वो स्टूडेंट्स के वेट के ऊपर है तो आप लिखोगे मीन वेट इज इक्वल टू इतना केजी या ग्राम, जो भी होगा, ग्राम तो खैर हो नहीं सकता, तो केजी आप लिखोगे, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे टाइटल होगा उसके बारे में आप लिखोगे। मैंने यहाँ पे xi लिखा है, हो सकता है यहाँ पे लिख के दे देगा हाइट, इसको लिख के दे देगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हाइट के ऊपर है, हाइट आपको साथ में टाइटल डालना है मीन हाइट। ये लिख के देता है ये मार्क्स है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो आप यहाँ पे लिखोगे मीन मार्क्स इक्वल इतना। ये लिखा होता वेट, यहाँ लिखा होता नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप लिखते मीन वेट इक्वल इतना।
तो कहने का मतलब ये है, हमें कैसे पता चलेगा, ये मैंने इसलिए बोला, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्क्स लिखूं या हाइट लिखूं या वेट लिखूं या वेजेस लिखूं या इनकम लिखूं, क्या लिखूं? तो वो आपको या तो ऊपर जो क्वेश्चन लिखा होता है या तो उससे आपको लग जाएगा पता, और या इस डेटा में ही ऊपर लिखा होता है कि ये क्या है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ये चीज याद रखने वाली है। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, उन्हें वे ऑफ सॉल्यूशन याद, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा दिमाग का काम नहीं है, तो मैंने देखा स्टूडेंट्स को वे ऑफ सॉल्यूशन याद रहते हैं और हो जाते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं कि हाँ i = 1 और n मार्क करना, ये याद नहीं रहता। लास्ट में वो टाइटल साथ में लगाना कि ये मीन वेट है या मीन हाइट है या मीन मार्क्स है या मीन वेजेस है या मीन इनकम है, तो वो चीज याद नहीं रहती। छोटी छोटी चीजें हैं जो आधा नंबर आपका बर्बाद कर देती है, इस चीज को याद रखना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये तो था इसका ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं, जब आपकी कोई आइटम मिसिंग हो सकती है। जैसे जैसे मान लो वैसे मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, क्योंकि एक तो क्वेश्चन आपको करने नहीं है असाइनमेंट के लिए, वो तो मैं अलग से भेजूंगा जो जेन्युइन क्वेश्चन है। अब मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाए आपका, अब वो कहे ये आपका डेटा है और वो कहे इफ द मीन ऑफ द डेटा इज 2.9, if the mean of the data is 2.9 then find the value of k. If mean of the data is 2.9 then find the value of k. ठीक है, मीन की तो बात कर रहा है, तो आपका फॉर्मूला तो ये है। अब कोई आइटम मिसिंग है तो फॉर्मूला थोड़ी ना होगा चेंज, हो तो वही का वही रहेगा, तो उसके हिसाब से हम काम करते हैं। सॉल्यूशन शुरू किया हमने, xi ऑब्जर्वेशन लिखी, सॉल्यूशन शुरू किया, नेक्स्ट कॉलम हमने fi का लिखा। अब उसके बाद कौन सा कॉलम बनाना है, एज पर रिक्वायरमेंट xi into fi। ठीक है, बनाते हैं। 5 3 का 15, 2 1 जा 2, ये आपका k का k ही रहा और 4 2 जाएंगे 8 रहा। ठीक है, चलो जी, अब क्या चाहिए, ऊपर xi fi का टोटल चाहिए, तो पहले वो काम कर लेते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा समझाने के लिए, मान लो यहां पर ये होता 3, ये हो जाता 3k, तो ये कितना हुआ, सॉरी डेटा में ये 3 था, यहां पर ये k ही रहा, तो ये 3 into k 3k हो गया। मीन मान लो वही, हम तो ऐसे ही एग्जांपल लिया है इसका। तो चलो fi into xi हो गया। अब क्या चाहिए, xi into fi, वो आपने कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, उसका सम चाहिए, तो करते हैं। कितना हो गया 17 प्लस 8, ये कितना हो गया 25। ठीक है ना, 10, हाँ ये हो गया 25। तो इसका सम मैं कितना लिखूं, इसका सम हो गया 25 प्लस 3k तो इसके साथ 28 के नहीं हो सकता ना। मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, वैसे नहीं करेंगे, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में मैंने देखा है, और ऐसा गधे ही करते हैं। अब वो गधे करते क्या हैं, जब इसका टोटल लिखते हैं तो वो लिखते हैं ऐसे ही, कोई तो लिख देता है 28k और कोई इसको लिख देता है 28 प्लस k। मैं पूछता हूं कैसे आया, तो बताते हैं ये प्लस 8 प्लस 3, वो हो गया जी 28 प्लस k, वो अलग आ गया। और कुछ गधे कर देते हैं 3k को भी इनके साथ ही क्लब करके 28k बना देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इस साल कोई भी हमारे में से ऐसा गधा नहीं है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कोई भी गधा नहीं है, और वो ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करेगा, वो इसको ऐसे ही लिखेगा। 3k इनके साथ क्लब नहीं हो सकता, वो अलग से प्लस 3k ही होना चाहिए। तो चलो ये हो गया 25 प्लस 3k, इसका टोटल लिया तो इसका टोटल क्या आएगा, इसका हो गया 5 और ये 7 प्लस k। ठीक है, कोई इसको 7k नहीं लिखेगा, ऐसा कोई गधा ही होगा जो ऐसा लिखेगा। लेकिन मुझे इस साल कॉन्फिडेंस है हमारे बीच में कोई भी ऐसा गधा नहीं है। हर साल मैं ऐसा देखता हूं, इसलिए मैं ये कमेंट कर रहा हूं।
और मैं चाहता हूं कि हमारे में से कोई ऐसा बिल्कुल ना निकले। चलो, जो जो चाहिए था वो तो हमने कर लिया। अब फॉर्मूले की बात करते हैं। मीन हमारे पास है कितना है 2.9 इक्वल सिग्मा fi xi है हमारे पास। हाँ जी आ गया 45 प्लस 3k अपॉन fi का सम आ गया, बिल्कुल आ गया 7 प्लस k। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, सॉल्व करके आपका आगे k की वैल्यू आ जाएगी। इतना याद रखना, स्टैटिस्टिक्स में अगर आपका डेटा पूरा है, fi में कोई मिसिंग नहीं है, xi में कोई मिसिंग नहीं है, तो आपका मीन पूरा भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है। लेकिन मीन आपको गिवन है और डेटा में से कोई भी अगर आइटम मिसिंग है, xi में से या fi में से या दोनों में से ही, तो वो मिसिंग वैल्यू कभी भी डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं आएगी। अगर वो फ्रैक्शन में है, यहां पे अगर k की वैल्यू, ये तो खैर मेरा इमेजिनरी क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन तो है ही नहीं, इसमें तो मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि अगर इस तरह के क्वेश्चन में k की वैल्यू है, मतलब कोई भी मिसिंग आइटम फ्रैक्शन में या डेसिमल में आ गया, तो गलती हमारी है, क्वेश्चन में गलती नहीं है। हमने गलती की है, या तो एडिशन में गलती की है या यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गलती की है, डेफिनेटली वो पूरा राउंड आंसर आता है। आगे चलते हैं, इसी में एक और दूसरी टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये एक्चुअल क्वेश्चन है, हमारे पास xi मिला 2 4 6 10 p plus 5 3 2 3 1 और 2। अब वो कहता है if mean of the data is 6, if mean of the data is 6, then find the value of ये p, then find the value of p। चलो, मीन हमें गिवन है, फॉर्मूले के हिसाब से क्या चाहिए, fi into xi, तो कर लेते हैं। 2 3 6 8 18 10, इसको क्या लिखना चाहिए सोचो, ये p plus 5 और यहाँ पे 2 है, तो क्या आएगा, बिल्कुल 2 into p 2p plus 10। भाई दो तो इन दोनों से ही होगा ना, इसलिए हमें कम यहाँ पे करना पड़ा। अब क्या क्या चाहिए, fi xi का सम चाहिए, नीचे fi का सम चाहिए, तो क्या होगा 6 plus 8, ये आपका 14 हो गया, 14 plus 18 plus 10 plus 10, ये 10 तो उनके साथ प्लस होगा ही ना, क्योंकि इसका तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो जब आप इसके एडिशन करोगे तो ये आता है 2p plus 52। जब आप इसके एडिशन करोगे तो आपको मिल जाएगा 52 plus 2p। 2p इनके साथ क्लब नहीं होगा, वो तो अलग से plus 2p लिखा जाएगा। ये प्लस ये प्लस 18 plus 10 plus 10, क्योंकि उसके साथ p नहीं है, plus 2p अलग से। इसका सम आप ले लो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये 3 5 8 9 और 2 11, ये 11 हो गया। चलो अब वहां चलते हैं, मीन की जगह क्या आएगा 6 दिया हुआ है, fi xi में क्या आएगा, ये अपॉन fi क्या आएगा 11, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, p की वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसके बाद एक और लेते हैं, मान लो अब यहां पर ये होता, मान लो ये 2p होता, सपोज ये 2p होता, तो अब क्या पड़ेगा फर्क यहाँ पे, 2p इंटू p क्या होना चाहिए, 2p इंटू p 2p स्क्वायर होना चाहिए, लॉजिक। 2p इंटू 5 10p होना चाहिए, लॉजिक। हो गया। चलो अब एडिशन में फर्क आ जाएगा, एडिशन में अब ले लेते हैं फर्क, ये कितना हो गया 14, ये हो गया 24, ये हो गया 24, ये हो गया 32 और ये हो गया 42, ठीक है। तो क्या हो गया 42 प्लस 2p स्क्वायर अलग ही लिखना पड़ेगा, प्लस 10p अलग ही लिखना पड़ेगा, इसका सम हो गया, अपॉन इसका सम कितना होगा भैया 3 2 5 8 9,
9 प्लस 2p। तो ठीक है, सम ऐसा आ गया। सम में हम देखते हैं यहाँ पी स्क्वायर भी आ गया, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन की जगह क्या आएगा 6, एफ आई एक्स आई में क्या आएगा ये प्लस ये 42 प्लस 2p स्क्वायर प्लस 10p अपॉन फ्रीक्वेंसी की जगह क्या आएगा 9 प्लस 2p, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आगे जाके जो आना होगा आ जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा। इसके अंदर तुम सोचोगे कि इसमें पी स्क्वायर आ रहा है, पी स्क्वायर आ रहा है मतलब क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया तो कोई फैक्टर का चक्कर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आगे जाके ये पी स्क्वायर आपको दुखी करेगा ही नहीं। आगे जाके पी स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा नंबर आएगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। इनमें ऐसा ही आपको मिलता है हमेशा क्वेश्चन। जैसे मान लो आगे जाके लास्ट में बिल्कुल इसको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लास्ट में आपको ऐसे मिलेगा पी स्क्वायर इक्वल 25, तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, p इक्वल प्लस माइनस 5। अब हम बोलेंगे भाई स्टैटिस्टिक्स में ना तो मार्क्स नेगेटिव होते ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नेगेटिव होते। स्टैटिस्टिक्स में ना तो एम्प्लॉय नेगेटिव होते ना उनकी वेजेस नेगेटिव होती, किसी की हाइट भी नेगेटिव नहीं होती, किसी का वेट भी नेगेटिव नहीं होता, तो उस -5 को रिजेक्ट करा देंगे, पॉजिटिव आपका आंसर बन जाएगा। पी स्क्वायर इक्वल 4 आ सकता है प्लस माइनस 2, स्टैटिस्टिक्स में -2 पॉसिबल है ही नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा, प्लस 2 पास हो जाएगा। पी स्क्वायर इक्वल 9 आ सकता है, तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, स्टैटिस्टिक्स में -3 नहीं हो सकता, रिजेक्ट हो जाएगा, प्लस 3 पास होकर आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में लीनियर वाली टर्म्स आपस में सारी कट जाएंगी, सिंगल पी सारे कट जाएंगे, सिंगल के सारे कट जाएंगे। पी स्क्वायर समथिंग, पी स्क्वायर इक्वल समथिंग ऐसा रिजल्ट मिलेगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर भी 100% होगा। ऐसा नहीं होगा कि पी स्क्वायर इक्वल 8 तो p इज इक्वल टू √8 मतलब 2√2, ऐसा भी नहीं मिलेगा। 100% वो परफेक्ट स्क्वायर ही मिलेगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो क्वेश्चन गलत नहीं है, हम उसमें गलत है। हमने कहीं प्लस माइनस में गड़बड़ की है, हमने कहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ की है। आज के लिए इतना ही, इसके आगे क्या नेक्स्ट वीडियो में आएगा। धन्यवाद। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो एक्चुअल क्वेश्चन होंगे, जिनके सही सही आंसर आएंगे, वो मैं अलग से भेजूंगा। वीडियो वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने। धन्यवाद।